अस्सलाम वालेकुम, फिजिक्स विद सरप्रकाश। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैस लॉज। तो गैस लॉज पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा गैस के बारे में पता होना चाहिए। तो गैस के बारे में थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद हम गैस लॉज पे आते हैं। ठीक है, तो इट इज एन स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस हमारे पास क्या है? मैटर की स्टेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस जो होती है वो मैटर की किस्म है, या फॉर्म्स गए, या स्टेट गए, या फेज गए। तो मैटर की क्या है? कि स्टेट है। हैज नो शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस क्या है? एक मैटर की किस्म है जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होती, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्या? जिनकी कोई फिक्स शेप या फिक्स साइज या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक और डिफरेंस है। देखो, ये तीनों चीजें लिक्विड की भी नहीं होती, लेकिन लिक्विड और गैस में ये डिफरेंस है कि गैस जो है ना वो कंप्रेसेबल है, मतलब गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं और लिक्विड को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे गैस के बारे में। तो सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा कि हमारे पास गैस की जो शेप, साइज या वॉल्यूम ये चेंज हो सकती है। चेंज हो सकती है, ये कुछ जो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं इनकी मदद से। एक, अगर आप टेम्परेचर, कोई भी आपके पास मटेरियल, कोई भी आपके पास कंटेनर वगैरह हो, उस कंटेनर के अंदर अगर गैस पड़ी हुई हो, उस गैस में हो, गैस का वॉल्यूम या उनकी प्रॉपर्टी उस गैस में जो चेंजिंग लानी है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उस गैस के अंदर चेंजिंग आएगी। दूसरा, प्रेशर, इस गैस के ऊपर आप जो प्रेशर दे रहे हो वो प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो आपके पास गैस के अंदर चेंजिंग आएगी। तीसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इस गैस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आप कम कर दें या फिर ज्यादा कर दें। ठीक है ना, और जो आपके पास मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर लें, इनमें से माइनस कर लें, कम कर लें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी गैस पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि गैस में चेंजिंग जो है वो तीन तरीकों से आ सकती है। एक टेम्परेचर की वजह से, एक प्रेशर की वजह से, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 4 वेरिएबल्स। तो गैस को जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो 4 वेरिएबल्स से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट वो थे जिसकी मदद से हम गैस के अंदर चेंजिंग ले आ सकते हैं। लेकिन गैस को अगर डिस्क्राइब करना हो, हमें गैस के बारे में पढ़ना हो, तो गैस के बारे में ये 4 टर्म्स हैं, इनकी बेसिस पे हमारे पास जो लॉज है वो भी आएंगे, और मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो ये 4 टर्म्स हैं गैस के बारे में। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो गैस पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करे तो गैस पे क्या होगा, मास इंक्रीज करे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करें गैस का तो क्या होगा। तो ये जो 4 टर्म्स हैं इनकी बेसिस पे हम गैस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट जो है ना वो लॉज के लिए, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इन 4 वेरिएबल्स की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो लॉज के अंदर हमेशा और हमेशा हर एक लॉ के अंदर वो लॉ क्या करेगा, दो क्वांटिटीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, लॉ क्या करेगा, दो वेरिएबल्स के बीच में, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में वो क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा। जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा तो बकाया जो दो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ के लिए पहले ही हमने कह दी कि जो भी लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया होगा और दो वेरिएबल्स उस लॉ के अंदर कांस्टेंट रहेंगे। तो अब पहला जो हमारे पास लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, कोई भी मास है उनका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो गैस है उसके कोई भी मास है गैस का, उसका जो वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। तो इट मींस के देखो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, सिर्फ दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, एक वॉल्यूम के बीच में, एक प्रेशर के बीच में। वो रिलेशनशिप कौन सा है, वो इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है, वो इनवर्सली रिलेशनशिप है या इनवर्सल रिलेशनशिप। तो जब बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है तो बाकी दो टर्म जो बच गए वो दो टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसके अंदर मास ऑफ गैस और टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है इनको हम न्यूमेरिकल से लिखें तो हमारे पास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब ये प्रोपोर्शनल हम खत्म करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि कांस्टेंट आता है, तो
प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट आ गया, बाकी हमारे पास प्रेशर जो है वो डिवाइड में नीचे। जब प्रेशर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, प्रेशर इस तरफ डिवाइड हो रही है, तो प्रेशर इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो प्रेशर इस तरफ आ गई तो क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ की। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। इस इक्वेशन को हम कहेंगे बॉयल्स लॉ, या इक्वेशन जो है बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब यहां तक तो हमने सिंपल और सिंपल इजी सिर्फ ये समझा कि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, अब इनवर्स रिलेशनशिप का आपको पता होगा कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर जो होगी वो डिक्रीज होगी। आप अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वो मैं आगे जो है इस ग्राफ के अंदर आपको समझाता हूं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी है। अब ग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंस कुछ जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को समझने के लिए देखिए मैंने ना दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं कि ग्राफ जो है बॉयल्स लॉ के हमारे पास दो होते हैं। अब दो ग्राफ कौन से, एक वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, ठीक है, डायरेक्ट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ। सेकंड जो ग्राफ है वो क्या है, देखो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के बीच में, इनवर्स वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। अब जब आप इनवर्स वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ देखोगे तो आपके पास ग्राफ जो होगा वो ग्राफ हमेशा हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास जो भी वॉल्यूम होगा वो 1 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास प्रेशर के डायरेक्टली हो गया। ठीक है, 1 के साथ डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है आप वो रख रहे हो तो वो डायरेक्ट हो गया ना। 1 के साथ वॉल्यूम डिवाइड करने के बाद यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो, इट मींस प्रेशर और वॉल्यूम जो डायरेक्ट हो गया। तो अब जो 1 अपॉन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसे कह सकते हो क्योंकि 1 अपॉन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहां पर आपके पास जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। और यहां पर जो ग्राफ है वो कर्व बन रहा है। वो कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, और जहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां पर आपके पास ग्राफ जो है वो कर्व बनेगा। अब इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए थोड़ी सी मैंने वैल्यू बुक के लिहाज से मैंने थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि मैंने इस डायग्राम को समझाना था। अब देखिए कंसीडर करें कि आपके पास कोई भी पहले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम यहां तक था। ठीक है, यहां तक, ये आपके पास यहां तक ये वॉल्यूम यहां तक, P1 प्रेशर, इस जगह पे प्रेशर 1 थी, वॉल्यूम भी 1 था। ठीक है, ये प्रेशर, ये P1, यहां पर प्रेशर 1 थी, यहां पर ये वॉल्यूम भी 1 था। फिर आपने क्या किया, इस प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम, इतना पोर्शन वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ है। जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है, प्रेशर देखो इस पॉइंट से यहां तक पहुंची नहीं, ये प्रेशर इंक्रीज हुई है। इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, आपने क्या किया, जब पहले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यहां पर था, आपने प्रेशर इंक्रीज किए। ये अपवर्ड अगर लेके जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो, अगर एरो को या पॉइंट को ना डाउनवर्ड लेके जाओगे तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगी। इसी तरीके से वॉल्यूम में भी सेम है, अगर इस तरफ जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वापसी इस तरफ अगर ग्राफ या पॉइंट को लेके आओगे तो आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस पॉइंट से आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। देखिए इस जगह पे आपकी प्रेशर तो इंक्रीज हो गई लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो यहां पर क्या ये शो कर रहा है ग्राफ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पर ना हम डेली लाइफ के लिहाज से समझे कि कंटेनर है, उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम था वो ये था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर पहले ओरिजिनल वॉल्यूम था V1 और प्रेशर जो थी वो P2 थी, P1 थी। तो हमने क्या किया, सेकंड टर्म में हमने जैसे प्रेशर इंक्रीज की तो हमारे पास ये प्रेशर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर आगे बच्चे प्रेशर, गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज की तो ये प्रेशर जो है इंक्रीज होने के बाद गैस की जो लेवल है वो यहाँ तक आ गई। अब देखिए गैस यहाँ तक आ गई तो हमारे पास इनका वॉल्यूम जो वो डिक्रीज हो गया, V2 हो गया, डिक्रीज हो गया ना। पहले वॉल्यूम जब इतना था तो प्रेशर दी, प्रेशर देने के बाद वॉल्यूम इतना हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करें तो प्रेशर डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन जो है वो इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ग्राफ क्या है, कर्व है। तो कर्व में भी ग्राफ जो है ये क्या कौन सा है, हाइपरबोला। ठीक है ना, एक इस तरीके इसके अपोजिट होता है पैराबोला। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सा है, हाइपरबोला। तो इनमें से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कौन सा होगा। अगर डायरेक्ट आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कहे तो आप क्या कहोगे, कर्व ग्राफ।
अगर आपको कहे प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, स्ट्रेट। तो ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल बॉयल्स लॉ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो अब हमारे पास है चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हमने ना बॉयल्स लॉ समझाएंगे। बॉयल्स लॉ क्या है, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, आप बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यहां तक हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है ना, आपके पास जो गैस है उनका जो मास, कोई भी गैस है, गैस का जो मास है, इसे समझिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास क्या पड़ी है, गैस। तो गैस के अंदर क्या होगा, कोई मास होगा गैस का। तो गैस का कोई मास, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। वो मास जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है किसी भी, अब आपके पास समझे कंसीडर करेंगे गैस है, गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। तो बाकी जो रिमेनिंग दो क्वांटिटीज हैं, वो क्वांटिटीज यहां पर भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मास ऑफ गैस और दूसरा प्रेशर, ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने कहा था कि इस लॉ के मुताबिक हम सिर्फ हर एक लॉ में दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, बाकी रिमेनिंग दो जो वेरिएबल्स या क्वांटिटीज हैं वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताया, तो हमारे पास नंबर ऑफ या मास ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट था। और चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया, तो मास ऑफ गैस और प्रेशर जो है वो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के मुताबिक अगर न्यूमेरिकल से लिखें तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो हमारे पास वही टर्म है कि कांस्टेंट आ जाएगा, और टेम्परेचर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो हमारे पास v वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर रही है, v अपॉन t। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर रही है। अगर ग्राफ की बात करें चार्ल्स लॉ की, तो जहां पर भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप हो वहां पर ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा। तो यहां पर ग्राफ देखें, इस तरफ आपने टेम्परेचर है, इस तरफ आपके पास वॉल्यूम है, तो ग्राफ जो आपके पास बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है। अब स्ट्रेट जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहां से देखो कुछ वॉल्यूम से स्टार्ट हो रहा है। यहां से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि आपके पास जो कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ पहले वॉल्यूम था। ठीक है ना, देखो यहां पर ये कंटेनर था तो ये इनिशियली इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। तो ये जो इनिशियली वॉल्यूम है ये यही वॉल्यूम है इनिशियली, ये इनिशियली वॉल्यूम है। फिर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। इस पॉइंट पे देखें टेम्परेचर आपने यहां पर कर दिया तो वॉल्यूम यहां पर आ गया। इस पॉइंट पे देखें टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ गया, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ रहा। ठीक है, लेकिन इनके साथ देखें ये लास्ट तक, इस पॉइंट के एंडिंग तक देखोगे तो ये आखिरी एंडिंग तक जा रहा है, और ये पॉइंट वो है जहां पर आपके पास वॉल्यूम जो है वो जीरो है। और जब वॉल्यूम आपके पास जीरो हो गया तो आप समझे कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास 0 केल्विन हो गया। 0 केल्विन मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जहां पर वॉल्यूम 0 होगा वहां पर टेम्परेचर भी 0 होगा, जहां पर वॉल्यूम ही नहीं है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका वहां पर 0 होगा जहां पर आपके पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। तो 0 केल्विन या फिर इनको सेल्सियस में कहेंगे तो 273 सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आपके पास वॉल्यूम जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ के बारे में थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनको जो डिस्कवर ये हुआ है वो 1811 में हुआ है।
उसके बाद ये पहले ला नहीं था, ये एक हाइपोथेसिस था जो कि इटालियन साइंटिस्ट था जिनका पूरा नाम था अमेडियो एवागेड्रो। तो अमेडियो एवागेड्रो ने एक हाइपोथेसिस दिया था इस ला की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेसिकली इसने एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस दिया था। उसके बाद उनको ला कंसीडर किया गया है। तो अब हमारे पास ये हाइपोथेसिस नहीं है, ला है। तो एवागेड्रो जो ला है उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास जो वॉल्यूम है गैस का वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो वॉल्यूम है जो गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो आपके पास एवागेड्रो, देखो फिर सुने, एवागेड्रो क्या कह रहा है कि आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है, कोई भी गैस है, यही कंटेनर, यही कंसीडर करें कि ये आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर जो गैस है, इस गैस का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते तो आपका पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कब बढ़ रहा है? जब हम क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी, मोल्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। जितने मोल्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे इतना आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर आपके पास रिलेशनशिप जो है वो कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहां पर पहले लॉ में मैंने स्टार्टिंग में यही बात की थी कि हर एक लॉ ने दो क्वांटिटीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो यहां पर ये देखो वॉल्यूम और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स या मास, ठीक है ना, दो क्वांटिटीज के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो बाकी वाले जो दो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो एवागेड्रोस लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो इनको न्यूमेरिकली लिखेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये प्रोपोर्शनल खत्म करते तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर आपका एन यही का यही। देखिए यहाँ पर एन मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर के इस तरफ आके, फिर वही बात डिवाइड हो जाएगा। तो v डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करी हमारे पास एवागेड्रोस लॉ, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया है? तीन लॉ पढ़ लिए हैं सिंपली। बॉयल्स लॉ, फिर एक बार सुने कि बॉयल्स लॉ आपको हम एक इमेजिन करें, कोई भी कंसीडर करें। आप लोगों ने वैसे घर के अंदर भी ये देखा होगा कि किचन के अंदर कि अगर आप दूध वगैरह को बॉयल कर रहे हो तो देखें उसके अंदर समझिए कि मिल्क है, दूध है। आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर यहां से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो दूध है वो क्या हो जाएगा? बाहर से ओवरफ्लो होके गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब कि दूध का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, ठीक है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। अब दूसरी बार इसी दूध को आप टेम्परेचर बंद कर दो, कांस्टेंट रख दो, ऊपर से प्रेशर दे दो, ठीक है। जब ऊपर से प्रेशर दोगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मतलब कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर में। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके थर्ड लॉ हमारे पास क्या कह रहा है? इसी के अंदर जो आपके पास दूध का जो बर्तन है यहां तक था, आप इसके अंदर और दूध डाल दें, ठीक है, और दूध की क्वांटिटी बढ़ दें तो आपके पास क्या करे हो? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करे हो, तो इसकी वजह से भी आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये तीन रिलेशनशिप अभी तक ये पढ़े हैं तीन लॉ की फॉर्म में। पहला लॉ ये कहता है आपके पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास जो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहां पर हमने भी पढ़ा हुआ। और थर्ड हमारे पास है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, वो हमने यहां पर पढ़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इन तीनों लॉज को यूज करके एक इक्वेशन बनेगी जिसे हम कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन। तो अब थोड़ा सा काम रह गया हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, उनको ड्राइव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? जनरल गैस लॉ। तो आज के टॉपिक का ये लास्ट टर्म है। तो जनरल गैस लॉ एक इक्वेशन का नाम है जो लास्ट में ड्राइव की हुई है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस लॉ। तो हमें करनी है बेसिकली डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम तीनों लॉ यूज करेंगे। एक हम बॉयल्स लॉ जो हमने अभी पढ़ा है वो यूज करेंगे, दूसरा हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे, तीसरा हमें एवागेड्रोस लॉ। जो हमने तीन लॉ पढ़े हैं, इन तीन लॉ की जो इक्वेशंस हमने बनाई थी वो तीनों इक्वेशंस हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है आप किसी भी गिवन मास
ऑफ गैस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी तरीके से एवोगैड्रो जो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर इन तीनों में देखोगे तो एक जो है ना सबके अंदर सेम है, क्या वॉल्यूम है, जो है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल। अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करें एक ही फॉर्म में ज्वाइन करके लिखें, ठीक है ना, इस तरह में देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी ज्वाइन। अगर तीनों इक्वेशंस को हम एक ही फॉर्म में लिखें तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर, और जो दूसरा हमारे पास क्या है 1 अपॉन प्रेशर, दूसरा हमारे पास है टाइम, और थर्ड हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा N और T, N T और ये 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो N और T और डिवाइड में हमारे पास P सेम चीज है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू भी है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है ना, ये इनका यूनिट है जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर P डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है nRT, मैंने एक सीक्वेंस में लिखा nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं जनरल गैस लॉ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले हमने लॉज पढ़े कि जनरल जो हमारे पास गैस लॉज है वो गैस लॉज बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं। उस लॉ में हमने ये पढ़ा कि गैस लॉज जो है वो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, वो दो चीजों को वो कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने उनकी बेसिस पे 3 लॉ पढ़े जिनके अंदर बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमने क्या किया कि वॉल्यूम और प्रेशर का जिक्र हुआ, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताया। तो बाकी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कहूं या नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कहूं और या मास कहूं, और हमारे पास थर्ड सेकंड जो फोर्थ था टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है बॉयल्स लॉ के अंदर। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ के अंदर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये हमने 3 लॉ पढ़े, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस लॉ। तो जनरल गैस लॉ की सिंपल और सिंपल डेरिवेशन, इजी डेरिवेशन थी, तीनों लॉ को हमने यूज करके हमने क्या किया एक डेरिवेशन की। अब सिंपल मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमारे पास बॉयल्स लॉ है तो इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। देखो कब हमारे पास इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आपके पास गैस के अंदर या गैस का कोई भी गुब्बारा वगैरह हो या गैस की इंजेक्शन आपने देखी होगी, इंजेक्शन का एक एग्जांपल है, आपने जैसे प्रेशर कर रहे हो तो आपके पास उनका जो वॉल्यूम है इंजेक्शन के अंदर है, जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि एक साइड वो लीक है उस वजह से, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जांपल तो समझ सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एक और एग्जांपल दें, अगर आपके पास कोई भी घर का ऐसा मटेरियल जिनको आप लोगों ने अगर ऐसे फैल के रखा हुआ है, उनको अगर हम लोग जैसे अगर कपड़े को अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं ना तो देखो उनका वॉल्यूम ज्यादा वो घेर के बैठा है, उसी को हम फोल्ड करके अच्छे तरीके से अगर फोल्ड करके उसके ऊपर हम क्या कर देंगे प्रेशर देने के बाद रखेंगे, उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप कागज को आप ऐसे मोड़ के रखोगे उनका वॉल्यूम ज्यादा नजर आएगा, उसी को आप फोल्ड करके ऊपर से प्रेशर दोगे, फोल्ड करके प्रेशर दोगे तो आप उनका क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ के कई एप्लीकेशंस हैं। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ जो है हमारे पास सिंपल, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, फिर मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो कोई भी आप टी वगैरह बनाते हो या मिल्क को जब गर्म करते हो तो हम जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपके पास मिल्क की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ आप क्या देखोगे मिल्क का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस आप वॉल्यूम इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशन सिंपल ये है कि अगर आप गाड़ी के टायर के अंदर जो हवा भरते हो तो देखो जैसे आप हवा भरते हो ट्यूब के अंदर क्या हो जाती है, ट्यूब जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ट्यूब जो इंक्रीज, ट्यूब की जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ट्यूब का। अब वॉल्यूम इंक्रीज जो होता है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, हमने क्या किया नंबर ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जितना आप गैस भरोगे इतना जो ट्यूब है वो उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स या गैस को इंक्रीज की तो वॉल्यूम
भी इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आप नंबर ऑफ मोल्स आपने इंक्रीज किए, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गए। तो ये 3 लास्ट थी, 3 लास्ट की यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाई। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों ने अगर अच्छी तरीके से देखा है तो आपका जो भी टॉपिक्स के अंदर कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।